सीडीएस ने कहा कि जब पाकिस्तान पर अगला हमला होगा तो वो ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ होगा। मतलब पाकिस्तान को अगली बार तगड़ी मार पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स उड़ाए, 10 से ज्यादा एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगली बार पाकिस्तान का नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। और भारतीय सेना बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी कर रही है। एक एक मिनट की बात सोची जा रही है। हमला दिन में होगा, रात में होगा, आज सीडीएस ने इसके भी संकेत दे दिए। अगला अटैक भारत ड्रोन से करेगा या सीधे मिसाइल से, सेना इसका भी प्लान बना रही है। पाकिस्तान के किस कैंप को उड़ाने में कितने मिनट लगेंगे, यहां तक का हिसाब किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के कौन कौन से नए टेरर कैंप्स अब भारत के टारगेट पर आ गए हैं? क्या अगली बार पाकिस्तान में एक नहीं 152 टेरर कैंप निशाने पर हैं? बहुत बड़ी खबर है, आप एक एक डिटेल गौर से देखिएगा। हिंदुस्तान के अगले हमले का ऐसा डर, पाकिस्तान में जैश के आतंकी खुद खोदने लगे अपनी कब्र। जैश ऐसे एक नहीं 152 कब्रों की खुदाई कर रहा है। जैश का सरगना मसूद अजहर, मसूद का बॉस मुनीर नरेंद्र मोदी के अगले हमले से इतना डर रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे चेहरे पाकिस्तान के आम नागरिक नहीं हैं, ये सारे जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं। और ये जिस जगह खुदाई कर रहे हैं उस जगह ही इनकी कब्र खुदेगी, और ऐसी 10-20 नहीं 152 कब्र खुदेगी। नरेंद्र मोदी जब अगले ऑपरेशन का ऑर्डर देंगे तो पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने नहीं, 19 आतंकी ठिकाने नहीं, 29 आतंकी ठिकाने नहीं, 152 आतंकी ठिकानों पर हमला होगा। सवाल है हमला कब होगा? जवाब पाकिस्तानी खुद दे रहे हैं। पाकिस्तानी डरते डरते कह रहे हैं कि हमला अगले 1 महीने के अंदर होगा या फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर होगा, और इसके लिए वो बाकायदा डेट भी बता रहे हैं। 23 से 25 सितंबर वाला काउंटडाउन दे रहे हैं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के करीबी पत्रकार आफताब इकबाल जो क्लेम कर रहे हैं 23 से 25 सितंबर के बीच युद्ध वाली जो टाइमलाइन दे रहे हैं, उसकी एक नहीं कई सारी वजहें हैं। पहले तो यह कि इसी पीरियड में भारत 2 बड़े धमाके करने जा रहा है। पहला धमाका 24 और 25 सितंबर को होगा, जब भारत 1500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल की टेस्टिंग करेगा। इस मिसाइल टेस्टिंग से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में भारत LRA-SHM यानी हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि 25 सितंबर से 22 दिनों तक यानी 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। और इन दोनों ही खबरों ने पूरे पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट कर दिया है। अब सवाल है कि भारत युद्ध स्तर पर संभावित हमले की तैयारी क्यों करने जा रहा है? इसका जवाब भी पाकिस्तान से ही आया है। हमारी असम पुख्ता है। बस कुछ घंटों पहले बहावलपुर में लश्कर-ए तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी नजर आया है। कसूरी ने वहां खड़े होकर भारत के खिलाफ जिहाद की कॉल दी है, नए टेरर अटैक की गीदड़ भभकी दी है। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो
एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। हम दुश्मन से इंतकाम लेना भी खूब जानते हैं। कोई मत हमारा दुश्मन समझे कि हम जनाब हौसले हार जाएंगे और इस जारहियत पे खामोश रह जाएंगे। जो कुछ आज कर रहे हो, अदले का बदला होगा, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। अब सैफुल्लाह कसूरी की ये तस्वीरें देखिए। ये जिन लोगों के साथ बैठा है वो लश्कर वाले नहीं, वो लश्कर के आतंकियों को एलओसी के इस पार घुसपैठ कराने में मदद करने वाली पाकिस्तानी फौज के मेजर अदनान और आईएसआई के एजेंट के खानदान वाले हैं। ये मुनीर का वही मेजर अदनान है जिसे कुछ दिनों पहले टीटीपी के फाइटर्स ने मार गिराया था, और अब उसी मेजर अदनान के खानदान वालों से मिलने लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी फुल सिक्योरिटी में पहुंचा है। और यह सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों आतंकवादियों को सुबह शाम दिन रात यही डर सता रहा है कि कहीं भारत हमला ना कर दे। आतंकवादियों का यह डर जायज है क्योंकि मोदी ने अपने बर्थडे वाले दिन ही पाकिस्तानी आतंकियों और मुनीर के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। और भारत की अगली स्ट्राइक का खौफ पूरे पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तानी खौफ में जी रहे हैं, इसकी वजह मोदी हैं। हर बीतते सेकंड के साथ पाकिस्तान पर हमले का खतरा क्यों बढ़ रहा है, अब यह भी समझ लीजिए। कुछ घंटों पहले ही जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी और टॉप कमांडर्स में से एक इलियास कश्मीरी कैमरे पर यह कहकर रोता हुआ नजर आया है कि 7 मई की रात को भारत के अटैक में मसूद का पूरा खानदान खत्म हो गया, उसके कई आतंकी खत्म हो गए। मोदी ने भी इस आतंकी की कही बातों का जिक्र किया। लेकिन अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ये तस्वीरें आई हैं जिसमें जैश के आतंकी नए टेरर कैंप्स बनाते हुए नजर आए हैं। ऐसे कैंप्स बनाने के लिए जैश के आतंकियों को बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। यह फंडिंग पर्चे छपवाकर मस्जिदों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर भी इकट्ठा की गई है और डिजिटल वॉलेट में पैसे मंगवाकर भी जैश के आतंकियों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जैश ने इतना फंड इकट्ठा कर लिया है कि वो 152 टेरर कैंप्स आसानी से बना सकता है। जैश का ओरिजिनल प्लान ऐसे 313 टेरर कैंप्स बनाने का है, लेकिन जैश और लश्कर के ये सारे कैंप्स को धुआं करने का इरादा मोदी ने कर लिया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मिशन ऑल आउट वाले प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, कराची, हर जगह रेड अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को लग रहा है कि सऊदी अरब से पैक्ट साइन करके मोहम्मद बिन सलमान से गले मिलके वो हिंदुस्तान के गुस्से से बच जाएगा। मुनीर को लग रहा है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोटो खिंचवा के भारत के अगले हमले को रुकवा लेगा। शहबाज भले ही सऊदी के प्रोटेक्शन में जाकर सलामी ठोककर प्लेन से ही सऊदी के फाइटर पायलट से बात कर खुद को मैचो मैन साबित करने की कोशिश करे, लेकिन फैक्ट यही है कि शहबाज और मुनीर अब चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें, मोदी छोड़ने वाले नहीं है। और मोदी ने पाकिस्तान की बर्बादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। जो धमाके आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में उससे बड़ा धमाका करने वाले हैं। पाकिस्तान पर एक बार फिर रात में ही सरप्राइज अटैक होगा, सब कुछ कैमरे पर कैप्चर होगा। और यह कैसे होगा यह खुद सीडीएस से सुनिए। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था?
ऐसे दो कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे, तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसिस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सुबह होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहां 3-4 दिन मौसम साफ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। नरेंद्र मोदी एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन का पूरा खाका कमांडर कॉन्फ्रेंस में तैयार हुआ है। इंडियन एयरफोर्स को जो 97 एडिशनल LCA तेजस मिलने वाले हैं, उनमें 68 सिंगल सीटर तेजस MK-1A फाइटर जेट्स होंगे, 29 ट्विन सीटर तेजस ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को अपना लेटेस्ट राफेल F4.1 वेरिएंट भी ऑफर किया है। इसी बीच खबर यह है कि फ्रांस ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल मीका NG को भी भारत की राफेल फ्लीट के लिए पिच किया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स मेड इन इंडिया अस्त्र MK2 और अस्त्र MK3 को ही फ्लीट में शामिल करना चाहती है। अस्त्र MK2 160 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकती है, जबकि अस्त्र MK3 300 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इंडिजिनस एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप करने पर भी साथ में काम कर रही हैं। यानी भारत फ्यूचर वॉर के लिए रेडी है। अगले युद्ध में नेवी भी इन्वॉल्व होगी। इंडियन एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट्स एक बार फिर बहावलपुर तक पहुंचेंगे और प्रिसीजन स्ट्राइक करके आतंकिस्तान को खत्म करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में यह हो चुका है। अब CDS ने बताया है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था IDS ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया, उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में नवीनता लानी जरूरत है, मतलब सरप्राइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था, और लॉयटर एम्युनिशन या इस तरह के उससे करने से कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी, बट गारंटी नहीं थी, और वो एम्युनिशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन 2 टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स
कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी, बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए, जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट, सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है, इसमें बड़ी सारी जो स्पेशल स्टडीज़ हैं, इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन, कैलकुलेशन की। काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निशंस होती है, उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया, ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। अगली बार भारत 7 मई से भी बड़ा हमला करने वाला है। तैयारी शुरू हो चुकी है। वेस्टर्न कमांड ने कुछ घंटों पहले ही ये वीडियो जारी किया है। और भारत की इस तैयारी को देख पूरे पाकिस्तान में मानो मातम पसर गया है। पाकिस्तानी तो अब ये तक कहने लगे हैं कि इधर भारत ने हमला किया, उधर पाकिस्तान ने सरेंडर किया। वो ये कहने लगे हैं कि भारत के अगले हमले से पहले ही मुनीर पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा, नहीं तो पक्का मारा जाएगा।